गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आपका स्वागत है। कुछ कारणों की वजह से 11 मई से क्लासेज हमारी नहीं हो पा रही थी, तो आज 17 मई है। 11 मई से लेकर 17 मई तक इस पूरे इंटायर वीक की करंट अफेयर्स की न्यूज़ को आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सभी करंट न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे और अंत में उन सभी न्यूज़ से संबंधित MCQs भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बिना देर किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस के साथ में आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कांवर झील, जिसे हम कंवर ताल भी कहते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये झील लगातार सूखती जा रही है। कांवर झील के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यह एक रामसर साइट भी है। इसे कांवर ताल आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले खासकर इस न्यूज़ को अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कांवर झील कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है, यह झील मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक, बाया, करेह नदियों से पानी मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को गलत कराना होगा तो मीठे पानी की जगह खारा पानी दे देगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना, कांवर झील एक मीठे पानी की प्राकृतिक आर्द्र भूमि है और इस झील को पानी कहाँ से मिलता है? तो गंडक नदी, बाया, करेह नदियों से पानी मिलता है। अभी 2023 का जो UPSC एग्जाम हुआ था उसमें इस झील के बारे में पूछा गया था और उसमें स्टेटमेंट गलत किया गया था क्योंकि वहाँ पर कांवर झील को जो पानी मिलता था किसी दूसरी नदी को शामिल किया गया था। आई थिंक बागमती नदी उसमें दिया गया था। तो आपको याद रखना है, इस तरीके का भी स्टेटमेंट बनाया जाता है। कांवर झील को पानी किन नदियों से मिलता है? गंडक, बाया और करेह नदियों से। बिहार का पहला रामसर स्थल है और पहला न होके ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है। केवल यही एक रामसर साइट है बिहार की, कांवर झील। तो इसे आप लोग याद रखना। 2020 में इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। यहाँ 58 प्रकार के प्रवासी जल पक्षी विराम और भोजन करने के लिए ठहरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस झील के बारे में 7 नंबर का, तो उसमें महत्व देख लीजिए झील का क्या है और इसके लिए क्या अभी वर्तमान में खतरे हैं जिसके कारण इस झील का पानी लगातार सूखता जा रहा है। कुछ अन्य खतरे भी हैं। तो महत्व में देख लीजिए, यह झील तलछट के जमाव स्थल के रूप में कार्य करती है। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है। यह आजीविका का अवसर उपलब्ध कराती है। मछलियों व उभयचरों के जीवन को आधार प्रदान करती है। तो इसका महत्व हो गया। अगर मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांवर ताल झील पर टिप्पणी कीजिए, तो आप लोग ये सभी चीज़ें लिख लेंगे। खतरा क्या है इस झील को? जल निकासी तंत्र, जल की कमी, बांध व नहरों के निर्माण जैसे जल प्रबंधन गतिविधियाँ आदि इस झील के लिए खतरा है। तो सभी चीज़ें इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इससे जुड़ा एक MCQs देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। कांवर ताल झील के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बिहार में स्थित मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। दूसरा स्टेटमेंट है यह एक रामसर स्थल है और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, मीठे पानी की यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक ठहराव स्थल का काम भी करती है और बिहार की एकमात्र पहली यह रामसर साइट है जिसे 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में इसे घोषित किया गया था, शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन। इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चर्चा में क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के आदेश के तहत राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अब ये 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर क्यों रोक लगाई है? इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिशा निर्देश दिए थे, देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको याद रखना है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के निर्देशों को संशोधित किया था और इस 2022 के निर्देश में राज्य को संरक्षित वनों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित करने का आदेश दिया था। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन किया 2022 के निर्देशों में और इन निर्देशों में बताया कि राज्य को जो संरक्षित वन है उसके आसपास 1 किलोमीटर दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। हालांकि ये जो इको सेंसिटिव जोन राज्य अधिसूचित करेगा ये अलग अलग वनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करती है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब राज्य सरकार जो भी संरक्षित वन है वो अलग अलग वनों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इको सेंसिटिव जोन या संरक्षित जो वन है 1 किलोमीटर दायरे के अंदर खनन गतिविधियाँ जो है नहीं होंगी अगर इको सेंसिटिव जोन वहाँ पर राज्य सरकार उसे अधिसूचित कर देती है। अब इको सेंसिटिव जोन के बारे में देख लेते हैं किस अधिनियम के तहत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इकोसिस्टम जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण और ये नाजुक क्षेत्र होते हैं, यानी सेंसिटिव का मतलब ही होता है नाजुक और वल्नरेबल जैसे, यानी जो क्षेत्र जो हैं जिन पर अधिक संकट है, तो इन क्षेत्रों को बचाने के लिए जो है वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है और जो भी वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं वो सभी रोक दी जाती हैं और खनन गतिविधियाँ खासकर वहाँ पर रोक दी जाती हैं। इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया था। इन्हें संरक्षित क्षेत्रों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर विकासात्मक गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार, तो ये चीज़ याद रखना है, केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया था, लेकिन संरक्षित वनों के आसपास जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन घोषित करना है वो काम होता है राज्य सरकार का। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर है भारतीय चाय बोर्ड के संबंध में। हाल ही में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों से चाय का उत्पादन 50% तक गिर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, चाय का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में काफ़ी मात्रा में ये कह सकते हैं भारत के अग्रणी राज्य है चाय के उत्पादन में और इनमें 50% तक गिरावट हो सकती है। तो ये चिंता की बात भी है, चाय महंगी हो सकती है। अब भारतीय चाय बोर्ड के बारे में देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था, कहाँ इसका मुख्यालय है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 के यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इसके विदेशी कार्यालय को लेकर स्टेटमेंट बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेते हैं। चाय बोर्ड जो है भारतीय चाय बोर्ड, यह चाय अधिनियम 1953 के तहत 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। विदेशी कार्यालय जरूर याद रखिए, इसके विदेशी कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सदस्य इसके 31 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हुए, तो ये चीज़ भी याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। 1954 में भारतीय चाय बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, विदेशी कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में है। इसका पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। अगर भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र देखें, और 2022 के यूपीएससी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में, तो आपको याद रखना है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये सभी भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम इन स्पेस कहते हैं। चर्चा में क्यों है इसे देख लेते हैं और फिर हम लोग इन स्पेस के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम ने इन स्पेस को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। पहला स्टेटमेंट आपको यही याद रखना है। जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम ने किसे हाल ही में लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया, तो याद रखना है इन स्पेस को। इन स्पेस को यह अवार्ड लोक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने की श्रेणी में प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। लोक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने की श्रेणी में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम ने हाल ही में इन स्पेस को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। इन स्पेस के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। इसे अंतरिक्ष क्षेत्रक में सुधार के एक भाग के रूप में 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। नोडल विभाग की बात करें तो यह अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह सिंगल विंडो, स्वतंत्र और नोडल एजेंसी है। भारत की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। तो इन स्पेस के बारे में याद रखना, 2020 में स्टैब्लिश किया गया था, मुख्यालय अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग में एक या स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स के बारे में, और ये न्यूज़ जो भी यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो है ये परम महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये समझ लीजिए। भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप्स के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स का परीक्षण किया। पहला फैक्ट याद रखना है, आगरा और भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर ड्रॉप्स के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स का परीक्षण किया गया। राइट, भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। तो ये है क्या? आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा भीष्म पोर्टेबल हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? तो याद रखना है ये अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक साथ कम से कम 200 घायलों का उपचार किया जा सकता है। इसमें उन्नत चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित 72 छोटे क्यूबेक्स हैं। ये क्यूबेक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम रैपिड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, टैग किए गए हैं। तो इसमें 2 स्टेटमेंट याद रखना है। पहला तो ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, जिसे भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप्स के लिए आगरा में जो है इसका परीक्षण किया है। इसमें उन्नत चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित 72 छोटे क्यूबेक्स होंगे, और इसके साथ ही ये क्यूबेक्स जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग किए गए हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। स्टेटमेंट बना के यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो भी यूपी पीएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं आगरा कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है।
अगली महत्वपूर्ण न्यूज है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में 13 से 15 मई के बीच जो है रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत ने रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिखर सम्मेलन में भारत का अपना मंडप है, जो सबसे बड़े मंडपों में से एक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रॉटरडम नीदरलैंड में। अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लाया गया था और इस मिशन के अंतर्गत जो उद्देश्य रखे गए, टारगेट रखे गए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो 2023 तक जो टारगेट है मिशन हाइड्रोजन के तहत, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें बताया गया है आपको ये लक्ष्य जो रखा गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। दूसरा इसमें टारगेट है जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत करना। तीसरा टारगेट है 2030 तक 6 लाख से अधिक जो है रोजगार प्रोवाइड कराना। चौथा इस मिशन का लक्ष्य है वार्षिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना। और पांचवा टारगेट है 8 लाख करोड़ से अधिक का मूल्य निवेश करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 5 टारगेट हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक इन टारगेटों को पूरा करना है और ये आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन सभी टारगेट को याद रखना और आपके मेंस एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर हाइड्रोजन मिशन या नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में प्रश्न बनता है तो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे पोस्ट करके अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए कितना क्या टारगेट है हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तर्कस सैन्य अभ्यास। तर्कस सैन्य अभ्यास हाल ही में इंडो USA जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज यानी तर्कस सैन्य अभ्यास कोलकाता में संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच आयोजित किया गया है। तो आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, तर्कस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा कोलकाता में। और किसके बीच किया गया? तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच आयोजित किया गया तर्कस सैन्य अभ्यास। अगली खबर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को डॉक्टरेट मानद से सम्मानित किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा का प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले ये 10 असाधारण व्यक्तियों में इन्हें नामित किया गया है। नाम याद रखना डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए प्रमुख की नियुक्ति की गई है, तो इनका नाम याद रखना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उसका पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी मिल गया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर्स बिल नेल्सन ने 12 मई को डेविड सल्वांगिनी को एजेंसी का नया प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी नियुक्त किया है। नाम याद रखना सल्वांगिनी। क्या नाम है? सल्वांगिनी। नाम भी बड़े अजीब होते हैं, फिलहाल आपको याद रखना है। इन्हें नासा का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में प्रमुख के रूप में नासा ने इन्हें नियुक्त किया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ न केवल आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको डिटेल में यहाँ कवर किया है। न्यूज़ है वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नामक एक थिंक टैंक ने व्यापार संबंधी डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इस तरह वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश था। तो इसमें यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है, हाल ही में चीन ने किस देश को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 के बीच चीन को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 0.6% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चीन से होने वाले आयात में 44.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि जो निर्यात किया जा रहा है चीन से भारत के द्वारा जो चीन को निर्यात किया जा रहा है उसमें जो है मात्र 0.6 की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वहीं आयात जो हो रहा है भारत में चीन के द्वारा उसमें जो है 44.7% की वृद्धि हुई। यानी निर्यात में
कमी आई है। जहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए वहाँ पर कमी आई है, और जहाँ पर कमी करना चाहिए वहाँ पर वृद्धि आ गई है। तो 0.6% की निर्यात में गिरावट आई है और आयात में वृद्धि कितनी हो गई है, 44.7% की। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। अब ये चिंता की जुड़ी बातें हैं। चीन से आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता से कई समस्याएं होंगी। अब ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, आप जानते हैं चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर कंट्रियां हैं, सीमा विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के प्रयासों को जटिल बनाएंगी, क्योंकि वार्ताओं में चीन सौदेबाजी कर सकता है। ऑब्वियसली जब आप किसी देश पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे वस्तुओं को इंपोर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली दबाव तो बनेगा। इस तरीके के जो भी इशू हैं उनको कम करने में भारत के सामने जो है कठिनाई आएगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंता है। भारतीय दूरसंचार संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी प्रौद्योगिकी और उपकरणों के आयात पर निर्भरता है। इससे चीन की ओर से साइबर युद्ध के मामले में भारत पर अधिक खतरा बन सकता है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक सामान है वो चीन के द्वारा बहुत ज़्यादा भारत में आयात किया जाता है। तो इससे साइबर अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, साइबर युद्ध का मामला चल रहा है, तो उसमें भी जो है चीन अग्रणी रहेगा भारत के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर भारत के सामने कुछ चिंताएं निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से भारत के इलेक्ट्रिक क्षेत्र के आयात में चीन की हिस्सेदारी 43.9% की लगभग देख सकते हैं। इसमें दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले आयात भी शामिल हैं। तो ऑब्वियसली ये भारत के लिए चिंता की बात है साइबर अटैक के संबंध में। फिर सामरिक स्वायत्तता पर प्रभाव। इस तरीके की स्थिति से दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सप्लाई चेन से जुड़ा खतरा, अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे चीन से सस्ती वस्तुओं के अधिक आयात जारी रहने से भारत के घरेलू उद्योग की विनिर्माण और विकास क्षमता प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सस्ते उत्पादों के समक्ष भारत में विनिर्मित महंगे उत्पाद जो हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर चीन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। बताया जाता है भारत जो हम कहते हैं कि दवाई के मामले में जो है वो अग्रणी है पूरे विश्व में जेनरिक दवाइयों के बनाने में, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, भारत लगभग 80% जो है रॉ मटेरियल दवाई बनाने के लिए चीन से इंपोर्ट करता है। तो यदि चीन जो है इस तरीके की आपूर्ति में बाधा खड़ी कर दे तो भारत में दवाइयों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो कई सारी चिंताएँ हैं इसको लेकर। चीन से आयात किया जा रहा है 44.7% की वृद्धि के साथ में, लेकिन वही निर्यात में जो है गिरावट आ रही है। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। आपकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। मेंस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीन जो है वो अमेरिका को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया। अगली खबर है ध्रुव ज्योति परिघटना के संदर्भ में, और ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चर्चा में क्यों है, लद्दाख के हेनले गांव में ध्रुव ज्योति की परिघटना अभी हाल ही में देखी गई है। ध्रुव ज्योति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल से तात्पर्य यहाँ पर आयन मंडल से है। तो आयन मंडल में बहुरंगीय रोशनी की ये परिघटना होती है। सबसे पहला फैक्ट यही याद रखना है कि जो अरोरा लाइट्स होती हैं वो आपको आयन मंडल में देखने को मिलती हैं। इसे पृथ्वी के मध्य और उच्च अक्षांशों में स्थित स्थानों में देखा जाता है। इसका रंग नीला, लाल, पीला, हरा और नारंगी हो सकता है, यानी ये कई प्रकार के रंगों की रोशनी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी ध्रुवी ज्योति यानी अरोरा बोरियोलिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो ये ध्रुव ज्योति परिघटना होती है इसे उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुवी ज्योति यानी अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ध्रुवी ज्योति जो परिघटना होती है वो उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस के नाम से जानी जाती है, और दक्षिणी ध्रुव में इसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों के साथ सोलर विंड की परस्पर क्रिया के कारण होती है। तो स्टेटमेंट में अगर पूछ लिया जाए कि इनका क्रिएशन किस तरीके से होता है ध्रुव ज्योति का, तो आपको याद रखना है वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है इसके साथ सोलर विंड की अगर परस्पर क्रिया होती है तो इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं। संरचना की बात करें तो अरोरा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सहित गैसों व कण शामिल होते हैं। इन कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। अरोरा में दिखाई देने वाले रंग गैस के प्रकार और टकराव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो रंग होते हैं बहुरंगीय प्रकाशीय घटना होती है। हमने ऊपर बताया ये लाल, पीला, हरा, नारंगी हो सकता है। अरोरा लाइट्स होती हैं, इनके जो रंग होते हैं किस पर निर्भर करते हैं, तो ये गैस के प्रकार पर निर्भर करते हैं। और जो गैस आपस में टकराती हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सहित जो अन्य गैसेज व कण होते हैं आपस में जब टकराते हैं तब ये अरोरा जो घटना है वो घटित होती है। जो टकराव की ऊंचाई कितनी है इस पर भी निर्भर करता है अरोरा लाइट्स किस रंग का होगा। प्रभाव की बात करें तो ये पृथ्वी पर ब्लैकआउट यानी अंधेरा कर सकते हैं, अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, साथ ही पूरे सौरमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रभाव में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि अरोरा परिघटना से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। डिफरेंट आपको ऑप्शन बना के दिया जाएगा। तो आप याद रखना कि पृथ्वी पर
इन घटनाओं से अंधेरा हो सकता है, अंतरिक्ष की उपग्रह नष्ट हो सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन पर खतरा पड़ सकता है और साथ ही साथ सौर मंडल में जो अंतरिक्ष का मौसम है ये भी प्रभावित हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक जो पूछा गया है ज़्यादातर वो अरोरा जो घटना होती है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है, लेकिन अब आगे संभावना है कि अब स्टेटमेंट बना के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अरोरा में दिखाई देने वाला रंग किस पर निर्भर करता है और किससे इनका निर्माण होता है और क्या प्रभाव है, ये सभी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब अगली खबर है थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में। हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े में बताया गया है कि अप्रैल 2024 में जो होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति है वो 1.26% पर पहुंच गई है। यह पिछले 13 महीनों का उच्चतम स्तर है। आप जानते हैं मुद्रास्फीति को दो प्रकार से मापते हैं, एक होता है होल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर हम होल प्राइस इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमने पिछली कई क्लासेज में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारे में आपको बताया है, फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए। यहाँ से इकोनॉमिक्स सेक्शन में क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। होल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इसके तहत थोक स्तर पर बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापा जाता है। होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12 है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेटमेंट याद रखना कि होल प्राइस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। होल प्राइस इंडेक्स बास्केट में शामिल है प्राथमिक वस्तुएं, इनका परसेंटेज देखें तो 22.62% है। ईंधन और बिजली का 13.15% है और विनिर्मित उत्पाद का 64.23% है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट और बन सकता है कि जो होल प्राइस इंडेक्स बास्केट में है इसमें सर्वाधिक भारांश किसका है, तो विनिर्मित उत्पाद का। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं होल प्राइस इंडेक्स में सर्वाधिक भारांश में तो सबसे ज़्यादा होगा विनिर्मित उत्पाद, उसके बाद प्राथमिक वस्तुओं का, देन ईंधन और बिजली का क्रम आएगा। होल प्राइस इंडेक्स बास्केट में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि दो प्रकार से हमने बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति को मापने में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप सेवाएं और वस्तुओं दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन जो थोक मूल्य सूचकांक है होल प्राइस इंडेक्स है इसके बास्केट में आप सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में खाद्यान्नों का भारांश 24% है, जो CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में इसके भारांश से कम है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो भारांश सर्वाधिक होता है वो खाद्यान्नों का होता है और इसके अगर कंपेयर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में खाद्यान्न का भारांश जो है वो कम होता है। अगर देखें तो भारांश कितना है? 24% है थोक मूल्य सूचकांक में खाद्यान्नों का। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। इसमें आधार वर्ष पूछा जाता है, किस मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, भारांश होल प्राइस इंडेक्स में किसका सर्वाधिक है और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगली खबर है, हाल ही में मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में चर्चा में क्यों है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विद्यमान कमियों की पहचान करने उन्हें दूर करने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल से इसे जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, PM गति शक्ति के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। PM गति शक्ति परियोजना को 2021 में शुरू किया गया था। यह एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के रूप में, राष्ट्रीय प्लान के रूप में भी विख्यात है। यह रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट है। PM गति शक्ति को कब शुरू किया गया? 2021 में, और इसके माध्यम से रेलवे, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय सहित ऐसे 16 मंत्रालय हैं जिनको एक मंच पर लाया गया। उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए एकीकृत तरीके से योजना बनाना और आपस में समन्वय करना, लोगों, वस्तुओं, सेवाओं को परिवहन के एक साधन के दूसरे साधन तक पहुंचने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान हो और लोगों की सुविधा के लिए यात्रा में जो लगने वाला समय हो वो भी कम हो, तो लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिले। जो भी असुविधा होती हैं अभी यात्रा के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, वो सभी चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से उनको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर 16 मंत्रालयों को एक साथ में क्या कर दिया गया है, एक ही मंच पर ला दिया गया है, ताकि जो भी समस्याएं हैं उसको इंटीग्रेटेड रूप से सॉल्व किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PM गति शक्ति। अगली खबर है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के संदर्भ में। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक है जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है, तो आपका जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक। बाकी की चीज़ें नीचे दी गई हैं इससे रिलेटेड, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूँ, जहाँ से और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिया।
अगली खबर है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। ये 3 साहित्यिक कृतियाँ कौन सी हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 20 साहित्यिक कृतियाँ शामिल की गई हैं, जिसमें 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ भी शामिल की गई हैं, जिनमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदया लोक लोकन, ये 3 कृतियाँ हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। इनके बारे में हम लोग नीचे डिटेल में देखेंगे, इनकी रचनाएं और इन रचनाकारों के लेखक कौन से हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इन कृतियों को सूची में शामिल करने का निर्णय मंगोलिया की उलान बटोरा में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं बैठक में लिया गया है। सूची में शामिल 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों के बारे में देखें तो पहली रामचरितमानस है। रामचरितमानस आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसे लिखा गया था। अवधी भाषा में है ये एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं, इसमें रामायण से जुड़ी घटनाओं का काव्यात्मक रूप से वर्णन मिलता है। पंचतंत्र दूसरी साहित्यिक कृति है, इसकी रचना आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इनकी भाषाओं को भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, आचार्य विष्णु शर्मा, किस भाषा में है, तो संस्कृत में। यह जीवंत भारतीय दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। यह 5 भागों से मिलकर बना है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी विशेषता कहानी के भीतर कहानी की प्रस्तुति है। तीसरी जो साहित्यिक कृति है वो सहृदया लोक लोकन है। सहृदया लोक लोकन, इसके जो रचनाकार हैं वो आचार्य आनंदवर्धन है। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 साहित्यिक कृतियों के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है ये किसकी रचना है। बाकी ये तीसरी जो है नई है, जिसे अमूमन बच्चों ने नहीं सुना होगा, सहृदया लोक लोकन, जिसके रचनाकार हैं आचार्य आनंदवर्धन। ये संस्कृत में लिखित और भारतीय काव्यशास्त्र की एक कालजयी रचना है। दार्शनिक अभिनव गुप्ता ने इस पर एक भाष्य भी लिखा है। इंपॉर्टेंट है तीनों साहित्यिक कृतियाँ, इन किसके द्वारा लिखी गई, बाकी किस भाषा में है और इसकी क्या विशेषता है, इन सभी को हमने आपको डिटेल में बताया। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अभी हम जब MCQ सॉल्व करेंगे सभी घटनाओं के संदर्भ में, तो आप देखेंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली खबर है, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बोहिस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दोनों देशों ने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एवं निवेश के बेहतर अवसर भी सुनिश्चित होंगे। आप जानते हैं जो चाबहार बंदरगाह है वो कहाँ पर है, ईरान में है। चाबहार विदेश में स्थित उन बंदरगाहों में से एक है जिसका प्रबंधन भारत के द्वारा किया जाता है। ऐसा अन्य एक बंदरगाह और है, म्यांमार का सितवे बंदरगाह। तो 2 ऐसे बंदरगाह हैं, एक सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में है, दूसरा है चाबहार बंदरगाह। इनका जो प्रबंधन है वो भारत के द्वारा किया जाता है और अभी हाल ही में इसी बंदरगाह पर टर्मिनल के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर हुआ है 10 सालों के लिए। अब इसी से संबंधित एक दूसरी खबर है, वो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कात्सा। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ हुए समझौते के बाद प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ये प्रतिबंध काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट कात्सा के तहत लगाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, भारत ने चाबहार बंदरगाह पर टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद ही अमेरिका ने कात्सा के तहत जो है कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, कात्सा है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका का एक संघीय कानून है कात्सा, जिसे 2017 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ गहरे संबंध रखने वाले देशों को दंडित करना है। आप जानते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के संबंध रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं। तो जो देश इन देशों के साथ गहरे संबंध रखता है उन पर इस कात्सा कानून के तहत अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चूँकि भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं और हाल ही में जब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ चाबहार बंदरगाह को लेकर, तो अमेरिका ने इस कात्सा कानून के तहत भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के संबंध में कुछ चेतावनियां दी हैं। तो कात्सा कानून आप लोग देख लीजिए, 2017 में लाया गया कानून है अमेरिका का, और इसके तहत क्या किया जाता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो देश रूस, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ गहरे संबंध रखते हैं। इस कानून के तहत उन देशों पर आर्थिक और वित्तीय दंड लगाए जा सकते हैं जिनके रूसी खुफिया और सैन्य एजेंटों के साथ संबंध हुए। गौरतलब है कि 2018 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर कात्सा के तहत आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए एक संशोधन पारित किया था। याद रखना चाबहार बंदरगाह, बाकी कात्सा कानून के बारे में देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है। अगली खबर है डिजी लॉकर के संबंध में, और यहाँ से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आया है साइंस टेक्नोलॉजी के संबंध में। देख लेते हैं डिजी लॉकर इन दिनों चर्चा में क्यों है और फिर डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISC बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अब डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्यापित मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा में रहने का यही कारण है कि
CISE जो बोर्ड है वो 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जो है अब डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्टिफाइड प्रोवाइड कराएंगे। डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म क्या होता है? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। मंत्रालय जो है आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के, तो इसका वर्ष 2015 है। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म है क्या? यह डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी रखने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। IT नियम 2016 के अनुसार इन दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेज के समान ही माना जाता है। यानी आप जो अपने दस्तावेज फाइलों में लेकर चलते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिजी लॉकर लाया गया है कि आप अपने सभी दस्तावेजों को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल तरीके से उन्हें रख सकते हैं। उन्हें जो है आपको फाइलों में कागजों के रूप में नहीं रखना होगा। और इसमें बताया गया है कि IT नियम 2016 के तहत जो ये डिजी लॉकर में आपके दस्तावेज होंगे वो बिल्कुल मूल भौतिक दस्तावेज के ही समान होंगे। लाभ क्या है? पेपरलेस गवर्नेंस बढ़ेगा, प्रशासनिक लागत में कमी आएगी और रियल टाइम वेरिफिकेशन हो पाएगा। ये सभी इसके लाभ हैं। तो इंपॉर्टेंट है डिजी लॉकर के बारे में। 2022 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो देख लीजिए आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है। अन्य स्टेट PCS की अगर तैयारी करते हैं, और खासकर हमारी क्लासेज आप जानते हैं 17वीं BPSC को टारगेट करके हुए बनाई जा रही है, लेकिन आप किसी भी स्टेट PCS की तैयारी करें, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बदलते एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सभी क्लासेज आपको दी जाती हैं। अगली खबर है शक्ति अभ्यास के संदर्भ में। शक्ति अभ्यास का 7वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो बस शक्ति अभ्यास में आपको यही चीज़ें ज़्यादातर याद रखनी होती हैं, किन देशों के बीच में हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है। तो ये याद रखना, शक्ति अभ्यास मेघालय में किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच में। अगली खबर है दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 17वीं BPSC में हीट वेव के बारे में पूछा गया था, तो ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसे पढ़ेंगे। किस कारण से धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, धूल भरी आंधियाँ होती क्या हैं, सभी चीज़ें इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अचानक धूल भरी आंधियों के साथ हल्की बारिश हुई थी। तो ये न्यूज़ में फिर आ गया। इस धूल भरी आंधी के आने की कई वजहें थी, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी पवन, उच्च तापमान आदि शामिल हैं। इनके कारण संवहनी बादों का निर्माण हुआ और तेज गति से हवाएं चलने लगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो दिल्ली में अभी हाल ही में धूल भरी आंधियाँ चली, इनके पीछे कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है, पूर्वी पवन है और उच्च तापमान। धूल भरी आंधियाँ होती क्या है? डस्ट स्टॉर्म। धूल भरी आंधियाँ तब चलती हैं जब प्रबल और अशांत वायु धूल या रेत के कणों को काफ़ी ऊंचाई तक उठा ले जाती हैं। धूल भरी आंधियाँ तड़ित झंझा यानी बिजली कड़कने के साथ बारिश से संबंधित होती हैं। ये आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती हैं। ऑब्वियसली शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ही आपको धूल और रेत के कण मिलेंगे। तो जब इस तरीके की तेज आंधियाँ चलती हैं, तो ये सभी धूल और रेत के कण जो हैं अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। फिर तड़ित झंझावत बारिश होती है। इन सभी को मिलाकर हम धूल भरी आंधियाँ कहते हैं इस पूरे प्रकरण को। ये आंधियाँ अक्सर उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया, उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में संवहनीय धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिन्हें स्थानीय रूप से आंधी कहा जाता है। दरअसल आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं, और इस तरह आंधी सबसे अधिक राजस्थान में चलती है। इसके बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका अधिक प्रभाव देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण धूल भरी आंधियों की तीव्रता, उनकी आवृत्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है। धूल भरी आंधियों के प्रभाव क्या होंगे? जानते हैं। रेत के जो कण होंगे, डस्ट होगी, वो अगर आप तक पहुंचेगी तो श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ये संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दृश्यता यानी जो देखने की विजिबिलिटी आपकी रेंज है उसको कम कर सकता है। हवाई उड़ानें प्रभावित होती हैं। ये पोषक तत्वों को महासागर तक पहुँचने का माध्यम बनती हैं और समुद्री बायोमास उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं धूल भरी आंधियों के। हमने ऊपर बताया था कि धूल भरी आंधियों के आने के पीछे जो वजहें हैं वो है पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी पवन। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी पवनें क्या होती हैं? पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बहिरुष्ण कटिबंधीय यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ये तूफान है। वहाँ से तूफान पूर्व दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ता है। तो पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये उत्पन्न होता है। फिर ये पूर्व दिशा से बढ़ता हुआ पश्चिम महाद्वीप की ओर आ जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में बिना मानसून वाले मौसम में वर्षा होती है। आप देखते हैं जाड़ों में जो उत्तर पश्चिम में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, और इस विक्षोभ से जो बारिश होती है ठंडियों में वे गेहूं और अन्य जो फसलें हैं, रबी की फसलें जो उत्तर पश्चिम में बोई जाती हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी बारिश ये होती है। अब बात करें उष्णकटिबंधीय पूर्वी पवनों, जिन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं, इनके बारे में देखें तो ये भूमध्य रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली पवनें हैं।
व्यापारिक पवनें तब उत्पन्न होती हैं जब भूमध्य रेखा से उष्ण एवं आर्द्र वायु वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं, ध्रुवों के निकट ठंडी होकर नीचे धरातल के करीब आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, व्यापारिक पवनें ये भूमध्य रेखा के निकट पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें उत्पन्न कब होती हैं? जब भूमध्य रेखा से उष्ण और आर्द्र वायु वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं और ध्रुवों के निकट ठंडी होकर नीचे धरातल के करीब आ जाती हैं। तो ये प्रकरण आपको याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय पूर्वी पवन यानी जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं, ये क्या होती हैं, किस तरीके से उत्पन्न होती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगली खबर है प्रक्षेपण यान MK3 लॉन्च व्हीकल M3 के बारे में। ये वही LMM3 प्रक्षेपण यान है जिसके द्वारा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया था और गगनयान मिशन को भी इसी रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है, फिर हम लोग LMM3 के बारे में भी देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने LVM3 भूतुल्यिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 रॉकेट के निर्माण में निजी क्षेत्र को भागीदारी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। LVM3 के बारे में देखें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। LVM3 इसरो का नया हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। यह 4000 किलोग्राम पेलोड वाले अंतरिक्ष यान को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। इसे फाइट बॉय भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भूतुल्यिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 जिसे हम LVM3 के नाम से भी जानते हैं, इसे हम फाइट बॉय भी कहते हैं। 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ये चरण है 2 ठोस प्ररोधक S200 स्ट्रैप ऑन स्टेज व L110 लिक्विड स्टेज और C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। हालांकि आपको ये चरण जो दिए गए हैं टेक्निकल भाषा में, इनको नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है, ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस और लिक्विड दोनों स्टेजेज शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट के संदर्भ में। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका एक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम के विकास पर सहयोग कर रहा है। इस संयुक्त परियोजना को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। तो आपको ये इतना याद रखना है, ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट किन देशों के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो जापान और अमेरिका की परियोजना है जिसके माध्यम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है 1954 का हेग कन्वेंशन। हाल ही में यूनेस्को ने सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए 1954 के हेग कन्वेंशन की अपनी 17वीं वर्षगांठ मनाई है। तो हेग कन्वेंशन जो है उसकी 17वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1954 का हेग कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांप्रतिक संपदाओं की सुरक्षा से संबंधित है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से चल और अचल विरासत की सुरक्षा के प्रति समर्पित है। यह सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करता है, चाहे वह शांतिकाल का समय हो या सशस्त्र संघर्ष का समय हो। इस कन्वेंशन का भारत भी पक्षकार है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के संदर्भ में फिलीपींस की सदस्यता को लेकर अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प को अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों की प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ सकता है। बाकी की जो अन्य फैक्ट है उन्हें भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया गया है कि वह फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने की अनुमति दे। यह संकल्प फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पात्र मान्यता देता है। यानी जो संकल्प अभी अपनाया गया है, इस संकल्प के अपनाने से फिलीपींस संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं बनेगा, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पात्र हो जाएगा इस संकल्प के माध्यम से। भारत ने इस संकल्प के पक्ष में मतदान किया है। इसका आशय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस की सदस्यता का समर्थन करता है। अब अगर किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र में का सदस्य बनना है तो उसकी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए इच्छुक देश सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। इस संकल्प को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सदस्य में 15 सदस्य जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। साथ ही 5 स्थायी जो सदस्य हैं जिसमें रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है, इन 5 स्थायी सदस्यों में किसी के भी द्वारा संकल्प को वीटो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है पहली कंडीशन होती है कि सारी चीज़ें करेगा। अगर जो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए इच्छुक होगा, सबसे पहले वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आवेदन करेगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। देन इस संकल्प को अपनाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य उनमें 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। साथ ही जो 5 स्थायी सदस्य हैं
उन पाँचों में से किसी भी देश के द्वारा उस संकल्प पर वीटो नहीं किया जाना चाहिए। अगर 5 स्थायी सदस्यों में कोई भी देश वीटो कर देता है तो फिर उस देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया जाता है। एक बार सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब ऊपर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे अपनाने के लिए 2/3, ये चीज़ याद रखना, 2/3 सदस्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प अपनाए जाने के बाद वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनता है। भारत और फिलिस्तीन के संबंधों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के संदर्भ में भारत ने समर्थन किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भारत और फिलिस्तीन के अच्छे संबंध हैं, लेकिन इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। चूँकि भारत के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, तो भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए भारत जो इन दोनों देशों के बीच जो विदेश नीति अपनाता है उसको कहते हैं डी-हाइफिनेशन नीति। डी-हाइफिनेशन नीति के बारे में देख लीजिए, यहाँ से स्टेटमेंट बना के अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर लीजिएगा। डी-हाइफिनेशन की विदेश नीति क्या होती है? डी-हाइफिनेशन का अर्थ होता है किसी देश द्वारा अपने कूटनीतिक संबंधों में द्विप्रतिद्वंदी देशों के साथ स्वतंत्र तरीके की नीति अपनाना। अब इस नीति का सीधा सा मतलब क्या है कि 2 देश हैं और मान लीजिए इन देशों में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के बीच हमको डी-हाइफिनेशन की नीति देखने को मिलती है अच्छे से। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच क्या है, संघर्ष चल रहा है, लेकिन भारत के जो हित हैं वो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए समान रूप से हैं। भारत इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है और फिलिस्तीन के साथ भी। तो भारत क्या करेगा, डी-हाइफिनेशन की नीति अपनाएगा, यानी दोनों प्रतिद्वंदी देशों के साथ स्वतंत्र तरीके की नीति अपनाएगा। किसी भी देश की जो है आलोचना नहीं करेगा, अपना एक तटस्थ व्यू रखेगा ताकि दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। बस सीधा सा मतलब डी-हाइफिनेशन की विदेश नीति का यही है। इसका अर्थ है किसी देश के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना और उसके किसी अन्य देश के साथ संबंधों की जटिलताओं को नज़रअंदाज करना। भारत की डी-हाइफिनेशन नीति ने इसे रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति का लाभ उठाने एवं अपने हितों का ध्यान रखने में मदद की है। इंपॉर्टेंट है, आप जब भी IR से रिलेटेड प्रश्न लिखें तो इस तरीके की नीतियों को आप जरूर अपने आंसर में शामिल करें। आपका जो आंसर होगा वो और उससे इनरिच होगा और अधिक तार्किक होगा और एग्जामिनर आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी अवार्ड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है टाइफाइड से रिलेटेड। आप जानते हैं टाइफाइड के टेस्ट के लिए एक विडाल टेस्ट आता है और इसी विडाल टेस्ट के बारे में अभी हाल ही में न्यूज आई है कि सिंगल विडाल टेस्ट की गलत डायग्नोसिस प्रवृत्ति के कारण भारत में टाइफाइड के मामलों का सटीक आकलन करना मुश्किल हो गया है। विडाल टेस्ट देखिए तो यह मानव शरीर में टाइफाइड, जिसे हम आंत्र ज्वार भी कहते हैं, क्योंकि टाइफाइड कहाँ होता है, ये आंतों से रिलेटेड होता है, जिसे आंत ज्वार कहते हैं। तो टाइफाइड या आंत ज्वार का पता लगाने में मदद करता है। इस टेस्ट में साल्मोनेला बैक्टीरिया के O और H एंटीजन के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। तो इसमें आपको जो याद रखना है, विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, टाइफाइड से। टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, आंत ज्वार, क्योंकि इस बीमारी से क्या होता है, जब ये टाइफाइड हो जाता है तो सबसे ज़्यादा आंतों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे हम आंत ज्वार भी कहते हैं, यानी आंतों का बुखार। टाइफाइड के बारे में देखें तो टाइफाइड बुखार सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये याद रखना है, टाइफाइड बैक्टीरियल है या वायरस के द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है ये बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त प्रवाह और आंत पथ में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह रोग आमतौर पर दूषित पानी पीने या दूषित भोजन खाने से फैलता है। टाइफाइड बुखार की टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन द्वारा इसे रोका जा सकता है, ये याद रखना। साइंस सेगमेंट में ये प्रश्न काफ़ी बनता है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, आंत ज्वार, क्योंकि ये एक प्रकार का आंतों का बुखार है, आंत इसमें प्रभावित होती है। दूषित भोजन और पानी पीने से ये फैलता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। अगली खबर है रेड होल माइनिंग के संदर्भ में। रेड होल माइनिंग पिछले कई दिनों से चर्चा में है। उत्तराखंड में भी हमने देखा था रेड होल माइनिंग, जब लोग सुरंग में फंस गए थे तो रेड होल माइनिंग के द्वारा ही उनको बचाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने 2014 में मेघालय में राइट होल माइनिंग खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो राइट होल माइनिंग, जिसे 2014 में NGT के द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस प्रतिबंध के मौजूद भी मेघालय के ईस्ट जयंती हिल्स में 26,000 प्रत्यक्ष कोयला खदानों में से अभी तक किसी को भी बंद नहीं किया गया है। अब राइट होल माइनिंग होती क्या है, इसमें कोयला संस्था पर पहुँचने के लिए संकीर्ण यानी पतली सुरंग खोदी जाती है। ये सुरंग इतनी संकीर्ण होती हैं कि इनसे होकर एक व्यक्ति ही प्रवेश करके कोयला निकाल सकता है, यानी एक बिल्कुल पतली सी सुरंग खोदी जाती है और ये इतनी पतली होती है कि केवल एक व्यक्ति जो है कोयला खदान तक जाता है और वो क्या करता है, कोयले को लेकर आता है, यानी एक एक व्यक्ति करके उस सुरंग में जाते हैं। अगर गैसेस का रिसाव हो जाता है, कोई परिघटना होती है, तो लोग जो है उसी फिर संकीर्ण सुरंग में फंसकर अपनी दम तोड़ देते हैं। इस तरह की खनन प्रक्रिया ज़्यादातर मेघालय में प्रचलित है, क्योंकि वहाँ कोयला खदानें काफ़ी कमज़ोर हैं, ये बड़ी मशीनों का वजन नहीं सह सकती हैं।
हैं। राइट होल माइनिंग के दो प्रकार हैं, एक है साइड कटिंग प्रक्रिया, इसमें कोयला निकालने के लिए क्षैतिज संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है। दूसरा है बॉक्स कटिंग, इसमें आयताकार प्रवेश बनाकर लंबवत जो है गड्ढा खोदा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है राइट होल माइनिंग, जिसे एनजीटी के द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है राइट होल माइनिंग के द्वारा हम देख रहे हैं कोयले का खदान अभी किया जा रहा है। तो ये चिंता की भी बात है और इस तरीके के फैक्ट को आप अपने मेंस एग्जाम में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आप उसे सही कर ले जाएंगे। अगली खबर है, आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया गया। आपका जवाब होना चाहिए आइसलैंड का। यह एक स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स की दूसरी व्यावसायिक डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज है। पहली इकाई थी जिसका नाम था ओरका। इस ओरका इकाई से भी ये काफ़ी बड़ा है इस बार का डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, तो इसे याद रखना। आइसलैंड में इसका परिचालन शुरू किया गया है और इस प्लांट का नाम भी देख लीजिए, मैमथ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज क्या होता है, इस प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। यह एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीकी है। यह किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 को कैप्चर करती है। यह कार्बन कैप्चर से थोड़ा सा अलग है, जहां आमतौर पर उत्सर्जन के बिंदु या स्रोत पर CO2 को कैप्चर किया जाता है। CO2 को गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज के माध्यम से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है रिमूव किया जाता है, उसको जो है वायुमंडल से CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, फिर गहरे भूवैज्ञानिक संरचनाओं में जो है उसको संग्रहित कर दिया जाता है। और हाल ही में इस तरीके का जो प्लांट बनाया गया है वो आइसलैंड में बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चर स्टोरेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सबसे पहले यही याद रखना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। और इस सूचकांक में बताया गया है कि भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है। भारत अब 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। जो हाल ही में 2024 का ये सूचकांक आया, उसमें भारत की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 38वीं रैंकिंग है। और इस रैंकिंग के साथ भारत ने पिछले वर्ष की अगर तुलना देखें तो 6 स्थानों की जो है वृद्धि देखी गई है, 6 स्थानों की छलांग लगाई है। इस तरह हमने सभी डिटेल्ड करंट न्यूज़ को कवर कर लिया है जो पिछले सप्ताह की थी। अब हम लोग कुछ MCQs यहाँ सॉल्व करेंगे। MCQs ज़्यादातर वही होंगी जो हमने ऊपर करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ा है, उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधित आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से, कितने कॉन्सेंट्रेट होकर जो है आपने ऊपर की सभी डिटेल करंट न्यूज़ को पढ़ा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है। इसके अगर एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन हम बताएं हम्बोल्ट या कोरोना ग्लेशियर की, तो वो है वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला जो है वो दक्षिणी अमेरिकी देश में है स्थित है और ये एंडीज पर्वतमाला का एक हिस्सा है वेनेजुएला देश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जानते हैं, दक्षिण अमेरिका की जो पश्चिमी साइड ये जो पूरी बेल्ट बनती है ये है एंडीज पर्वतमाला की। इसमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली ये सभी देश आ जाते हैं, इक्वाडोर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो अभी हाल ही में खबर चर्चा में लगातार आ रही है कि ये जो हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर है वेनेजुएला में स्थित, ये अंतिम ग्लेशियर है और इसके भी समाप्ति की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरीके से वेनेजुएला जो है ग्लेशियर विहीन कंट्री बन सकता है अगर ये ग्लेशियर भी समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में है, तो याद रखिएगा हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर। अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, अगर कंट्री में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। हमने ऊपर डिटेल करंट न्यूज में से कवर किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाबहार बंदरगाह विकसित करने का महत्व क्या होगा, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए भारत की जो पाकिस्तान पर निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ध्रुवी ज्योति के संदर्भ में आपको बताना है, हमने ऊपर अरोरा जो घटना है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ध्रुवी ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ध्रुवी ज्योति की उत्पत्ति पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों के साथ सोलर विंड की परस्पर क्रिया के कारण होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ध्रुवी ज्योति केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। तो इसमें जो है पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ध्रुवीय ज्योति की केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको हमने देखा था कि इसे हम मध्य और उच्च अक्षांशों में देख सकते हैं, तो न केवल उच्च अक्षांशों में बल्कि इसके साथ ही मध्य अक्षांशों में भी अरोरा की घटनाएं होती हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगली खबर है,
आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ये वही है जो अभी यूनेस्को में जो है भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को ऊपर हमने बताया शामिल किया गया है। अब इसमें रचना दी गई है, उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं आगे, आपको बताना है इनमें से कितने सुमेलित हैं। पहला रामचरितमानस के रचनाकार नागसेन, दूसरा पंचतंत्र के सामने दिया गया विष्णु शर्मा, सहृदयालोकन के सामने आचार्य आनंदवर्धन। तो आप जानते हैं रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। पंचतंत्र के रचनाकार आचार्य विष्णु शर्मा सही है। सहृदयालोकन के जो रचनाकार है आचार्य आनंदवर्धन, ये भी सही है। तो इसमें केवल 2 जो कथन है, 2 युग्म है वो सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है हेग कन्वेंशन के संदर्भ में। हेग कन्वेंशन जिसे 1954 में लाया गया था, हाल ही में इसकी 17वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ऊपर हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। हेग कन्वेंशन के माध्यम से शांतिकालीन के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी ये सांस्कृतिक संपत्तियों का संरक्षण करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न है 1954 का हेग कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, WEF की। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे हमने अपने डिटेल करंट न्यूज़ में शामिल नहीं किया है क्योंकि इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है ये। AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन किस संगठन की पहल है, तो आपका जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी पवन के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। ऊपर हमने दिल्ली में इन दिनों धूल भरी आंधियां चल रही हैं और इन आंधियों के पीछे के कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी पवन। हमने इसको डिटेल में ऊपर कवर कराया था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे। कथन पहला है पूर्वी पवनें लगातार चलने वाली हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। दूसरा कथन है पश्चिमी विक्षोभ बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में बिना मानसून वाले मौसम में वर्षा का कारण बनते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, हमने दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में आपको ऊपर बताया है, डिटेल में बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की GPI परियोजना किससे संबंधित है। हमने ऊपर इसके बारे में भी पढ़ा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम के विकास से संबंधित है। दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है GPI परियोजना, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की। गोपाल कृष्ण गोखले की हाल ही में जयंती मनाई गई है, आपको इनके संबंध में बताना है कितने कथन सही हैं। पहला कथन है 1905 के बनारस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तीसरा कथन है यह क्रांतिकारी और चरमपंथी विचारधाराओं के समर्थक थे। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को भी स्टैब्लिश किया था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारधाराओं के समर्थक थे, न कि क्रांतिकारी और चरमपंथी विचारधाराओं के। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म जो है वो सही है, 2 स्टेटमेंट केवल सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नए सदस्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ बताना है कितने कथन सही हैं। फिलिस्तीन को लेकर हाल ही में हम जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित न्यूज चर्चा में है, ऊपर हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पहला कथन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, 5 स्थायी सदस्यों में किसी के भी द्वारा वीटो नहीं किया जाना चाहिए। तो एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नए सदस्यों के प्रवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के बनने के संबंध में। अगला प्रश्न है 13 मई 2024 को मेघालय के उमरई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू किया गया है। तो हमने ऊपर बताया था भारत और फ्रांस के बीच में मेघालय के उमरई में जो है शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण शुरू किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो कौन सा बन गया है, ऊपर पढ़ा है आप लोगों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। तो पहला प्रश्न तो यही याद करना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 जो है कब मनाया गया, तो 11 मई को। अब इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम क्या है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम रही है इस वर्ष। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ऊपर हमने बताया किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड को। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। हमने आई थिंक ये दूसरी या तीसरी खबर है जब हमने इसके बारे में बताया था और कहा था ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा का एक विश्वविद्यालय है मैकगिल विश्वविद्यालय, जिसके द्वारा इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।
राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने पेरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो पेरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स किस रिलेटेड? ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, इकोनॉमिक सेक्शन से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, लगातार इन दिनों चर्चा में है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स का अगर उच्चतर स्तर है तो वो क्या दर्शाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बाजार में उच्चतर प्रत्याशित अस्थिरता को ये दर्शाएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में देखें तो ये अस्थिरता को मापता है स्टॉक मार्केट में। जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स लो होगा तो जो अस्थिरता होगी वो बाजार में उसकी उतनी ही कम होगी। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई है तो बाजार में जो प्रत्याशित अस्थिरता है उसकी दर भी क्या होगी? उच्चतर होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स का उच्चतर स्तर दर्शाएगा, बाजार में उच्चतर प्रत्याशित अस्थिरता। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स का निम्नतर स्तर क्या दर्शाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाता है? बाजार में निम्नतर प्रत्याशित अस्थिरता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लू फ्लैगन प्रमाणन के संदर्भ में हाल ही में इन दिनों ये चर्चा में है। भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैगन प्रमाणित स्थल हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। आपको दो कथन दिए गए, बताने हैं इन दोनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह पर्यावरण के अनुकूलन और स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल टैग है। दूसरा कथन है, यह डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप लोग याद रखिएगा। ब्लू फ्लैगन प्रमाणन के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। वर्तमान में भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैगन प्रमाणित स्थल हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करते हुए इन सभी 12 स्थलों को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है सुमेलित करने के लिए। एक तरफ होगा ब्लू फ्लैगन प्रमाणित स्थल और दूसरी तरफ होगा उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, यानी वो किस कंट्री में है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। अब आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही अदन की खाड़ी जो है किसको जोड़ती है? और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक सागर और प्रशांत सागर को। ऑप्शन सी है इसका काला सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन डी है लाल सागर और अरब सागर को। ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों कथनों में वो कौन सा कथन सही है जो अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसका उत्तर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ में आज की हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लासेस समाप्त होती है। हमने पूरे एंटायर वीक की महत्वपूर्ण करंट न्यूज़ को कवर किया है, साथ ही उस न्यूज़ से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देखा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके और बदलते एग्जाम पैटर्न के साथ किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, हमने जो पढ़ा उसको सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन सभी को जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से। डिटेल में करंट न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, आप लोग उसको जो है अच्छे से कवर कर ले जाए। प्रश्न चाहे वो कंसेप्चुअल हो, स्टेटमेंट बना के हो या फैक्चुअल हो, तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। कोई न्यूज़ करंट में क्यों है, उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, इंटायर न्यूज़ को जो है डिटेल में कवर करते हैं बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो क्लासेज अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पूरी वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ लें, अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको अन्य जो है पिक मिलती रहती हैं, करंट न्यूज़ से रिलेटेड टेस्ट कराया जाता है हर संडे को। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, उसके माध्यम से कई चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इन सभी क्लासेस का PDF भी मिलता है, ठीक है। बाकी जो क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 16 जून को UPSC का एग्ज़ाम है तो उसका एक अलग प्रेशर है, इसलिए अब क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। क्लासेस में आप देख रहे हैं 11 मई के बाद से आज हम आपसे क्लास में मिल रहे हैं, तो 16 जून तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो क्लासेस की कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। आई होप आप सभी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।